और अब बात करते हैं पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट से। खबरें ये थी कि कंपनी एक हॉस्पिटल चेन में निवेश करना चाहती है, यानी हॉस्पिटल के बिजनेस में उतरना चाहती है। ये भी था कि एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है। इस पर डिटेल में हमने बातचीत की कि क्या प्लान है, क्यों इसके पीछे एक लॉजिक दिया जा रहा है। इस पर डिटेल्स हमने बातचीत करी कंपनी के चेयरमैन यशीष दहिया से और साथ ही वाइस चेयरमैन आलोक बंसल से। यशीष जी, आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि खबरें थी कि आप लोग हॉस्पिटल चेन के सेगमेंट में उतरना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपली हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या सिनर्जी आपको देखने को मिलती है। देखिए, पीबी फिनटेक एक इन्वेस्टर है एक नए वेंचर में। इस वेंचर को एबीसी बोल देते हैं या XYZ बोल देते हैं। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पर डिपेंड करता है। लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। उसमें पीबी फिनटेक को अपना 20-35% कभी बेच सकता है आगे जाके, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं कि वो और इन्वेस्ट करता रहे। तो ये बहुत जरूरी बात है पीबी फिनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए। अब ये वेंचर करना क्या चाहता है। आज 4 करोड़ लोग आके 10,000 रुपए साल के शुरू में दे देते हैं कि भाई हम बीमार पड़े तो हमारा खर्चा आप संभालिएगा। अब जब वो खर्चे का टाइम आता है, जब कोई बीमार पड़ता है, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसके बाद कहानी शुरू होती है, कितना बिल होगा, कितना क्लेम होगा, क्लेम अप्रूव होगा कि नहीं होगा, कितना क्लेम अप्रूव होगा। ये एक कस्टमर के लिए एक बढ़ता हुआ पेन पॉइंट है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है। क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है। पर HMO में, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और HMO को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, तो क्लेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना बिल होगा, कितना कवर्ड होगा, कितना नहीं कवर्ड होगा। वो सब कहानी खत्म हो जाती है। आप बीमार पड़ते हैं, कोई बीमार पड़ता है, मैं आप क्यों कहूं, कोई बीमार पड़ते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, वो चले जाते हैं। इस हॉस्पिटल का भी एक इंटरेस्ट है। इसका इंटरेस्ट है, सपोज ये हॉस्पिटल एक शहर में है और उस शहर के सब लोगों ने ये 10,000 रुपए शुरू में दे दिए हैं। हॉस्पिटल चाहता है कोई भी बीमार ना पड़े। हॉस्पिटल को फायदा तब नहीं है जब लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटल को फायदा तब है जब कोई भी बीमार ना पड़े। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरे के पूरे, जैसे आज जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो शायद एक OPD लगाते हैं कि भाई आप वहां से मिलिएगा, फिर उसके बाद वो आपको रेफर करेगा मेरे हॉस्पिटल में। वो जो तरीका है वो उल्टा हो जाता है। वो कहता है नहीं, आप उसको वहीं के वहीं ट्रीट करके घर भेजने की कोशिश कीजिएगा। आप कोशिश करेंगे लोग, तो एक तरह से आप पूरे के पूरे मॉडल को रिवर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटरेस्ट है कि लोग स्वस्थ रहें, लोग बीमार पड़े ही ना। अब ऐसा तो नहीं होगा बीमार ना पड़े, पर हो सकता है इस कारण से, क्योंकि वो ज्यादा डायग्नोस्टिक्स करते हैं, ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा, अगर कोई बीमार पड़ के हॉस्पिटल से घर जाता है तो 1-1.5 महीने तक उसको देखते रहते हैं कि वो दोबारा बीमार ना पड़ जाए जी। इसका एफर्ट से शायद हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाए और उस का फायदा कस्टमर को भी है और इंश्योरेंस कंपनी को भी है और HMO को भी है। आप कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कम लोग जाएंगे HMO मॉडल के तहत, तो ये ज़्यादा अच्छा, हॉस्पिटल नहीं चाहेगा उसके यहाँ बहुत लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको अगर कम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको ज़्यादा फायदा होता है। एक बहुत ही यूनिक मॉडल है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली जो लेटर स्पिरिट में आप बता रहे हैं, ऐसे मॉडल दुनिया में कहीं हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, अपने देश में हुए हैं?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज हम पहली बार कर रहे हो। तो ये साउथ अफ्रीका में तो बहुत समय से ये मॉडल्स हैं। डिस्कवरी हेल्थ है आपका, एमएमए है। एमएमए आदित्य बिरला हेल्थ में इन्वेस्टर है, तो आदित्य बिरला हेल्थ का भी ऐसा ही थिंकिंग है, हम अकेले नहीं हैं। बूपा जो इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है, उनका सैनिटास के साथ पार्टनरशिप है बहुत बड़ा स्पेन में, उनको भी यही इस चीज में इंटरेस्ट है। तो ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे। ब्राजील में तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक तरह से खत्म हो गई थी जब तक वो इस मॉडल पे वापस नहीं आए। और मुझे ब्राजील और इंडिया में काफी मिलती जुलती बातें दिखाई देती हैं। तो हम्म। ये यूएसए में कई लोगों ने ट्राई किया, ये वर्ल्ड वॉर 2 से चल रहा है ये मॉडल, ये पहली बार मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन और इस मॉडल में जहां भी इंप्लीमेंट हुआ है, तो आपका जो क्लेम्स एक्सपीरियंस और जो क्लेम्स कॉस्ट है वो एक तरह से कम होता है, और इससे फायदा मिलता है कस्टमर को, और इससे फायदा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इससे एक तरह से आपका जो अप्रूवल प्रोसेस होता है, क्लेम अप्रूवल प्रोसेस, उस टाइम पे आज आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 70-80 हज़ार रुपए एक रात का खर्चा आ रहा है। ये कौन अफोर्ड कर सकता है बाबा? कौन मिडिल क्लास वाला 70-80 हज़ार रुपए एक रात के दे सकता है? और इंश्योरेंस कंपनी कहां से भरेंगी? पॉसिबल नहीं है ना। और नहीं। यही खर्चा 4-5 साल पहले 50 हज़ार रुपए होता था। तो ये 50 हज़ार से 70-80 पहुंच गया, 40%, 50% बढ़ गया। ये किसी को तो भरना पड़ेगा ना, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। हाँ, तो मिडिल क्लास नहीं के लिए वैसे कोई भी तो निकालना पड़ेगा। एक का रेवेन्यू दूसरे की कॉस्ट है। अगर एक कॉस्ट बढ़ाना चाहता है बिकॉज उसके लिए रेवेन्यू बढ़ता है, बट दूसरी की कॉस्ट है, तो ये तो कभी साथ में मिलके अलाइनमेंट ला ही नहीं सकते। ऊपर से जो प्रोसेसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत ब्रोकन हो जाते हैं। आप डॉक्टर बोलते हैं 8 बजे सुबह कि आप डिस्चार्ज हो जाइए, बट वो प्रोसेस 4 घंटे की जगह 8 घंटे 10 घंटे ले रहा होता है। शाम तक आप 4-5 बजे तक पेशेंट हॉस्पिटल बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, घर की नहीं जा पा रहा हूँ। तो क्लेम प्रोसेस, डिस्चार्ज प्रोसेस, एंड जैसे यशीश ने कहा केयर का पूरा पूरा एंड टू एंड देख पाना। बिकॉज अगर कस्टमर बीमार नहीं पड़ेगा, आप ये देखिए ना कि अगर हम हॉस्पिटल में रेवेन्यू पर बेड पे ना सोचें, या लेंथ ऑफ स्टे जो एलॉस बोला जाता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, उसको ना देखें, बल्कि ये देखें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं हम, और लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं। अगर कस्टमर बीमार नहीं पड़ेगा तो इकोसिस्टम के लिए अच्छी चीज है, पेशेंट के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, और पूरे हेल्थ के इकोसिस्टम के लिए अच्छी चीज है, राइट। बट हाँ, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का रेवेन्यू कम होता है। ऐसे ही लॉन्जिविटी लाइफ होगी तो प्रीमियम पेइंग पीरियड बढ़ जाएगा आपका। अगर प्रीमियम पेइंग पीरियड बढ़ेगा तो वो भी इकोसिस्टम के लिए अच्छी चीज है। एक्चुअली आलोक जी आप सही कह रहे हैं, और यशीश जो कह रहे थे बहुत ही यूनिक आइडिया है एक्चुअली। ये मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल चेन्स को हिट होगा। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जिस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं, मैं वसूला शब्द यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉफिटिंग हो रही है वहाँ पे, एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए तक के एक एक नाइट के बिल बन रहे हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी आएगी जो इनोवेटिव होगी और उसको ब्रेक करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है, इंडस्ट्री को एक डिफरेंट लेवल पर देख रहे हैं आप। इस वेंचर में आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन इन्वेस्टर्स होंगे इसमें, क्या इसमें इन्फो एज जो आपके साथ बहुत लंबे समय जुड़े वो भी इसमें पैसे लगाएंगे? मैं ये तो और इन्वेस्टर आएंगे, और इन्वेस्टर या तो हॉस्पिटल कंपनियां हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हो सकती हैं। क्योंकि सबको ये मॉडल दिखता है, हम अकेले नहीं है, ये मॉडल सबको दिखता है। और इसमें हो सकता है जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक टाइप लोग भी आना चाहें। मतलब मैं कह रहा हूँ टाइप, मैं ये नहीं कह रहा वो। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सबको फायदा होता है। देखिए आज अगर दिल्ली में डेंगू फैलता है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नुकसान होता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को फायदा होता है। ये एक असलियत है, राइट, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और आप ऐसा सोचिए अगर दोनों को फायदा होता होता, दोनों को नुकसान होता डेंगू फैलने से, तो दोनों कोशिश करते डेंगू ना फैले। अब जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो XYZ कंपनी शायद 6 से 8 हॉस्पिटल लगाएगी एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में शुरू करने के लिए, और ये मॉडल को प्रूव करने की कोशिश करेगी अगले 4-5 साल में। अगर ये मॉडल चल गया तो उसके नेशन वाइड रोल आउट के लिए शायद वो आईपीओ करे, शायद वो पैसा किसी और से रेज करे। वो पीबी फिनटेक की परेशानी नहीं है कि वो अगला पैसा कहाँ से रेज करेंगे।
पीबी फिनटेक इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और पीबी फिनटेक का इसमें क्या रोल है, उनको पीबी फिनटेक की क्यों जरूरत है, क्योंकि पीबी फिनटेक बहुत बड़ा इंश्योरेंस बेचने वाला है, तो वो कस्टमर्स को समझा सकता है ये बात। समझाएगा कौन? अगर आप वो कहते हैं ना कि मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो समझाएगा कौन कस्टमर्स को? पीबी फिनटेक हर रोज का रोज लाखों कस्टमर से बात कर रहा है, उनको ये बात समझा के कोशिश करेगा कि कस्टमर इस तरफ आए। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, पीबी फिनटेक को क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इस वेंचर को क्योंकि पीबी फिनटेक कस्टमर्स तक ये बात लेके जाएगा, नहीं तो आपने ये जो बात एसेट चलेगी नहीं। आपने जो एसेट की बात की ना, देखिए इस वेंचर के दो पार्ट होते हैं, एक है एसेट वाला पार्ट और एक है एक्सपीरियंस वाला पार्ट। जो एसेट वाला पार्ट है वो स्टार्टिंग में करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, पीओसी करने की जरूरत है। वो पीओसी हो गया एक बार, उसके बाद में वो एसेट क्रिएट करना है, एसेट को मैनेज। एसेट के जो एंटिटीज होती है बहुत सारी होती हैं, दुनिया में बहुत एग्जाम्पल है। होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो एसेट पार्ट है वो कोई और मैनेज कर सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस पार्ट है वो आप मैनेज करना चाहते हैं, तो आप एप्पल को देख लीजिए, नाइकी को देख लीजिए, ताज होटल देख लीजिए, मेरिट होटल देख लीजिए, सब जगह आपको यही दिखेगा कि ब्रांड का, डिजाइनिंग का, प्रोटोकॉल्स का जो कंट्रोल है वो कोई और कर रहा होता है, एसेट शायद किसी और का हो। तो हमारा भी जो मानना है वो ये है कि यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज करना ज़्यादा जरूरी है। एसेट मैनेज तो स्टार्टिंग में आप एक बार करेंगे जिससे साबित हो जाए कि हाँ ये चल सकता है, उसके बाद में बहुत लोग होते हैं जो इसको एसेट को मैनेज कर सकते हैं, एसेट ला सकते हैं। बिल्कुल। और जंगल में मोर नाचा और उसको पीबी फिनटेक ने देखा, और पीबी फिनटेक इसको इनक्यूबेट भी करेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, पैसे कितने लगेंगे, वो थोड़ा बताइए हमें। तो देखिए अभी जो हमारे दिमाग में नंबर है, और वो बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारे को, वो नंबर 0 से लेकर 100 मिलियन के बीच में है, जो रफली हमारी वैल्यूएशन का 1% के करीब बनता है मैक्सिमम लेवल पे भी। तो वो नंबर एक टाइम होगा, और वो अपर लिमिट है आज की तारीख में जो दिमाग में नंबर है। अब बोर्ड अगर उसको मान जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अलग होता है और पॉलिसी के लिए क्या फायदा होगा वो अलग डिसीजन है। अब इंडस्ट्री को और पॉलिसी को फायदा होगा एक तरफ, तो उसको चलिए साइड कर देते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट की अपनी लाइफ होगी, इस इन्वेस्टमेंट की अपनी वैल्यू बढ़ने के चांस होंगे, वो एक अलग डिसीजन होगा। तो वो हम बोर्ड के पास जाएंगे जैसे जैसे हमारे को और थोड़े रेडी हो जाएंगे। अभी हमारा मतलब एक्सप्लोरेशन चल रहा है, अभी हम समझ रहे हैं और थोड़ा सा इंडस्ट्री को, कुछ लोगों से बातें चल रही हैं। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी एट सम पॉइंट हम बोर्ड के पास चले जाएंगे, बोर्ड अप्रूव कर देगा तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट बहुत क्लियर है, मैक्सिमम जो होगा 100 मिलियन होगा, वन टाइम होगा। ओके, 100 मिलियन का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, और कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आलोक जी, चूँकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसको ज़मीन पे उतारना लेकिन थोड़ा कठिन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन समय लग सकता है इसमें, तो क्या आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जाएंगे, नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या फिर आप एक्विजिशन का रास्ता लेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल का रास्ता लेंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? में तो हम ओपन है एक्विजिशन के लिए भी और ग्रीन फील्ड के लिए भी, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे क्या मिलता है। जब हम अपना डेटा देखते हैं और डेटा के हिसाब से हमें समझ में आता है कि कहाँ पर नीड है। विद इन एनसीआर भी कुछ पॉकेट ऐसी हैं जिन पॉकेट में इस चीज़ की नीड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो हमने जब क्लेम डेटा देखा, अपना कस्टमर डेटा देखा, तो उससे कुछ सोचा है कि कहाँ होने चाहिए। अब एक्विजिशन इस पर भी डिपेंड करता है सामने वाला अवेलेबल है नहीं है, किस प्राइस पे अवेलेबल है। तो इसको लाइव करने में तो आपकी बात बिल्कुल सही है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा ना। बोर्ड के पास जाना, जब हमारी क्लैरिटी आ जाती है उसमें कितना टाइम लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। बट हम सालों की बात नहीं कर रहे, हम क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम सितंबर एंड हो गया है, होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में एक बार बोर्ड के पास जा पाएंगे, बोर्ड को कन्विंस कर पाएंगे कि ये करने की मन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे पीबी फिनटेक को भी क्या फायदा होता है और इन्वेस्टमेंट को क्या फायदा होता है। लेकिन टाइमलाइन जो दिमाग में है वो बहुत दूर नहीं है, कब से अप्रूवल लेने की, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, इसका पीओसी बनने में भी कुछ साल लगेंगे, और इसको और लंबा रोल आउट होने में तो बहुत बहुत लंबा टाइम लगेगा। हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं है कि ये आज सोचा है कल हो जाए। मेरे जो दिमाग में है, मेरे ख्याल से पीओसी करते करते ही कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे सिर्फ एनसीआर में। तो कम से कम 2-3 साल लगेंगे इसको ज़मीन उतरने पे। आइडिया बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और पीपल फ्रेंडली है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। और ये आपकी चिंता है दरअसल, आप इंश्योरेंस कंपनीज़ की, जो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है। तो मेरे ख्याल सारे के लिए विन विन हो सकता है। यशीष जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए वेंचर के लिए, क्योंकि सुन के ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन
साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।